हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल लर्निंग अड्डा 21 में। और साथियों, मैं हूं संजय सिंह यादव और आज इस वीडियो में हम लोग जो डिस्कस करने वाले हैं वो भारतीय राज्य व्यवस्था के महत्वपूर्ण टॉपिक पे बात करेंगे। यहाँ से प्रतियोगी परीक्षा चाहे कोई भी हो, बात पुलिस की जाए, चाहे लेखपाल भर्ती परीक्षा की जाए, चाहे सुपर टेट एग्जाम हो, चाहे कोई भी प्रतियोगी परीक्षा हो, निश्चित रूप से इस प्रकार के प्रश्न जो है आपसे पूछे ही जाते हैं। दोस्तों, बने रहे इस वीडियो में आप अंत तक। यदि आप हमारे चैनल पे नए हैं तो आप प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए ज्यादा देर न करते हुए हम लोग सीधा बात करते हैं, सीधा टॉपिक पे चलते हैं। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि जो पहला क्वेश्चन है वो ये है कि कार्यपालिका का प्रमुख कौन होता है। तो जैसा कि आप जानते हैं कि जो कार्यपालिका का प्रमुख होता है वो आपके देश का राष्ट्रपति होता है, यानी कार्यपालिका का प्रमुख देश का राष्ट्रपति को माना जाता है। अब बात करते हैं कि राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि राष्ट्रपति पर जो महाभियोग की प्रक्रिया है वो भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के द्वारा जो है इसका या किस अनुच्छेद में इसका वर्णन किया गया है। तो राष्ट्रपति को हटाने के लिए जो है भारत में महाभियोग की प्रक्रिया अपनाई जाती है। और जैसा कि महाभियोग की प्रक्रिया कहां से ली गई है तो यह अमेरिका से ली गई है, क्योंकि अमेरिका में जो है अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली होती है, वहां का प्रेसिडेंट ही मेन होता है और प्रेसिडेंट को जो वहां पे हटाने का प्रावधान है वो महाभियोग की प्रक्रिया लगा करके अमेरिका के राष्ट्रपति को हटाया जाता है। ठीक वहां की ही अनुकृति को भारत में लिया गया है। तो महाभियोग की प्रक्रिया के द्वारा राष्ट्रपति को जो हटाए जाने का प्रावधान है भारत में वो अनुच्छेद जो है अनुच्छेद 61 के तहत। तो यह अनुच्छेद 61 में यह प्रावधान किया गया है। राष्ट्रपति को क्षमा दान करने की शक्ति, जैसा कि आप जानते हैं कि राष्ट्रपति को जो है यदि किसी भी व्यक्ति को अगर मृत्यु दंड की सजा हो गई हो, यदि उसे कोई माफ करने का अधिकारी है तो वो आपका राष्ट्रपति है। तो राष्ट्रपति को क्षमा दान की शक्ति का अधिकार है, वह किस अनुच्छेद के तहत? तो अनुच्छेद 72, यानी अनुच्छेद 72 के तहत जो है भारत के राष्ट्रपति को क्षमा दान करने की शक्ति प्रदान की गई है। ये चीज आपको अच्छे से तैयार रखना है। फिर अगला क्वेश्चन आपसे बहुत बार ये पूछा जाता है कि वो भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद है जिस अनुच्छेद के तहत जो है भारत के राष्ट्रपति को जो है अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान की गई है। तो अध्यादेश एक तरीके से वो विधि के ही समान होता है। जिस तरीके से पार्लियामेंट द्वारा कोई अध्यादेश या विधि या कानून कोई पारित किया जाता है, यदि जो है आपके देश में जो है यदि जो है लोकसभा भंग चल रही हो और या ऐसे कंडीशन में संसद या लोकसभा भंग हो, तो ऐसे कंडीशन में आपके जो देश का राष्ट्रपति होता है उसे अध्यादेश जारी करने की शक्ति होती है, वह अनुच्छेद 123 के तहत, यानी 1, 2, 3 अनुच्छेद 123 के तहत अध्यादेश जारी करने की शक्ति राष्ट्रपति को होती है। अगला जो क्वेश्चन है वो ये है कि राष्ट्रपति संसद के दोनों सदनों का संयुक्त अधिवेशन आहूत कर सकता है। तो जो देश का राष्ट्रपति होता है यह संसद की दोनों सदने यानी लोकसभा और राज्यसभा, इन दोनों सदनों का संयुक्त अधिवेशन बुला सकता है यानी आहूत कर सकता है। इसका अधिकार उसे कहां से मिला है? तो अनुच्छेद 108 के तहत। अनुच्छेद 108 के तहत भारत के राष्ट्रपति को जो है संयुक्त अधिवेशन कराने का प्रावधान वो कर सकता है इस अनुच्छेद के तहत। अब राज्यसभा का देखिए, ये बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा जाने वाला है कि राज्यसभा का जो पदेन सभापति होता है वो कौन होता है। देखिए, जो लोकसभा होती है वहां पे लोकसभा के अध्यक्ष होते हैं जिन्हें स्पीकर यानी लोकसभा अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष होते हैं। लेकिन राज्यसभा के अंतर्गत जो है राज्यसभा के अंतर्गत सभापति एवं उपसभापति का प्रावधान किया गया है। तो जो राज्यसभा का जो पदेन सभापति होता है वह देश का उपराष्ट्रपति होता है। ये आपको अच्छे से पता होना चाहिए और ये बहुत बार पूछा जाने वाला क्वेश्चन है कि राज्यसभा का पदेन सभापति कौन होता है? तो आपके देश के उपराष्ट्रपति। ठीक है, अब बात अगला क्वेश्चन भी काफी यूनिक है कि जो मंत्री परिषद होता है, देखिए जो मंत्री परिषद होता है वो सामूहिक रूप से जो है किसके प्रति जिम्मेदार होता है? तो जो मंत्री परिषद है वो सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति जिम्मेदार होता है। देखिए, मंत्री परिषद बड़ा होता है, मंत्रिमंडल छोटा होता है। मंत्रिमंडल के अंतर्गत
प्रथम दर्जा यानी कैबिनेट दर्जा के मंत्री होते हैं। और मंत्री परिषद के अंतर्गत जो है प्रथम दर्जा के मंत्री, द्वितीय दर्जा के मंत्री एवं तृतीय दर्जा के मंत्री यानी जिसे उप मंत्री की संज्ञा दी जाती है, इन सभी तीनों मंत्रियों से मिल करके आपका जो है मंत्री परिषद बनता है। लेकिन भले राज्यसभा का सदस्य हो, यदि वह मंत्री परिषद का सदस्य है तो वह लोकसभा के प्रति जिम्मेदार होगा, यानी मंत्री परिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति जिम्मेदार होता है। अब थोड़ी बात करते हैं कि देखिए संसद, अब अगला जो अब मंत्री परिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति जिम्मेदार होता है, ये बात कहाँ लिखी गई है? तो यह बात अनुच्छेद भारतीय संविधान के अनुच्छेद 75 में ये बात वर्णित है। संसद के संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करता है? देखिए संसद की संयुक्त अधिवेशन को आहूत करने का, बुलाने का जो प्रावधान है वो आपको बता दिया गया कि अनुच्छेद 108 के तहत यह राइट राष्ट्रपति को मिला है। लेकिन संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करता है? तो लोकसभा के अध्यक्ष यानी लोकसभा का जो स्पीकर होता है, जो अध्यक्ष होता है, वह जो है लोकसभा की संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता करता है। यानी लोकसभा एवं राज्यसभा का जब भी संयुक्त अधिवेशन होता है तो उसकी अध्यक्षता करने का काम लोकसभा अध्यक्ष करते हैं यानी स्पीकर। अब यहाँ थोड़ा बात करना है, यह उत्तर प्रदेश पुलिस परीक्षा में पूछा गया क्वेश्चन है कि अनुच्छेद 66 का संबंध किससे है? तो देखिए जो अनुच्छेद 66 है ना, वो उपराष्ट्रपति के निर्वाचन की प्रक्रिया से संबंधित है। जैसा कि आप जानते हैं कि उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में लोकसभा एवं राज्यसभा के दोनों सदनों के सदस्य जो है पार्टिसिपेट करते हैं, यानी लोकसभा एवं राज्यसभा के सदस्य। तो जो अनुच्छेद 66 है उसका संबंध किससे है? तो आपको पता होना चाहिए कि उपराष्ट्रपति के निर्वाचन की प्रक्रिया को लेकर के अनुच्छेद 66 का संबंध है। अब हम लोग बात करते हैं थोड़ी आगे कि राज्य सूची के किसी विषय को, देखिए राज्य सूची का जैसा कि आप जानते हैं कि भारतीय संविधान की जो अनुसूची 7 है उसमें जो है 3 प्रकार की अनुसूचियां हैं। एक केंद्र सूची का विषय है, एक या जिसे हम संघ सूची का विषय कहते हैं, दूसरा राज्य सूची का विषय है और तीसरा जो होता है वो आपका समवर्ती सूची का विषय है। तो जो है कहा यहाँ पे जो बात हो रही है वो ये हो रही कि राज्य सूची के विषय यानी राज्य सूची का कोई विषय है और वो राष्ट्रीय महत्व का है, तो वो राष्ट्रीय महत्व का विषय घोषित करने का लिए यानी वो राज्य सूची का विषय है, राज्य सूची का विषय है लेकिन उसे राष्ट्रीय महत्व का विषय घोषित करना है, तो यह अधिकार किसे दिया गया है? तो राज्यसभा जो है ना वो राज्य सूची के विषय को राष्ट्रीय महत्व का घोषित कर सकती है। ये अधिकार राज्यसभा को है, ना कि लोकसभा को है। अब देखिए कोई विधेयक दहन विधेयक है कि नहीं, इसका निर्णय कोई विधेयक दहन विधेयक है कि नहीं, इसका निर्णय जो है लेने का कौन अधिकारी होता है? तो लोकसभा होती है। लोकसभा दहन विधेयक के संबंध में सर्वे सर्वा जिम्मेदार है। राज्यसभा को जो है 14 दिन का समय दिया जाता है, यदि वह जो है दहन विधेयक को पारित कर दे तो ही ठीक, अगर नहीं पारित कर पाती है तो यह स्वतः मान लिया जाता है, क्योंकि धन विधेयक के संबंध में सर्वे सर्वा जिम्मेदार लोकसभा होती है। ठीक है, लोकसभा ही यह निर्धारित करती है कि ये जो बिल है इसका संबंध धन विधेयक से है कि नहीं। आगे हम लोग देखते हैं, आगे है कि संसदीय प्रणाली में शून्यकाल की देन। देखिए जो संसदीय प्रणाली है, जो संसद के अंदर जो शून्यकाल का जो विषय है यानी शून्यकाल का जो पहर है, आपका जो टाइम है वह किस देश की देन है? तो यह भारत की है। शून्यकाल की देन जो है भारत के अंदर ही जो है शून्यकाल का जो पहर रखा गया है, यह संसदीय प्रणाली की, भारतीय संसदीय प्रणाली की खोज है। पहली बात यह, अन्य किसी देश में ऐसा प्रावधान नहीं है। अब देखिए प्रश्नकाल का समय कब से कब तक माना जाता है? देखिए 11 बजे से 12 बजे के बीच का जो टाइम होता है वही प्रश्नकाल का महत्व होता है, और प्रश्नकाल के टाइम पे राष्ट्रीय महत्व के जो अति महत्वपूर्ण मुद्दे होते हैं, जो राष्ट्रीय महत्व के होते हैं, उनको उठाया जाता है। और वह प्रश्नकाल का समय संसद के अंदर 11 बजे से 12 बजे के
बीच का माना जाता है। अब बात होती है शून्यकाल के प्रहर। तो शून्यकाल का जो समय होता है वो ठीक 12 बजे से स्टार्ट होता है और 1 बजे तक चलता है जो है। तो 12 से जो 1 बजे का समय है, जो भारतीय पार्लियामेंट के अंदर यह जो टाइम है, इसी टाइम को शून्यकाल के नाम से जाना जाता है और यह जो है भारत की देन है। अब आगे थोड़ा बात करते हैं कि भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में सर्वोच्च कौन है। तो भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में सर्वोच्च कौन है? सर्वोच्च न्यायालय है, संविधान है, संसद है, धर्म है? नहीं भाई, संविधान। देखिए भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में सर्वोच्च कौन है? तो आपका संविधान है, यानी पार्लियामेंट है। आगे जो क्वेश्चन है यहाँ पे हम लोग डिस्कस करते हैं, कहता है राज्य की कार्यपालिका का संवैधानिक प्रमुख कौन होता है। तो जो राज्य की देखिए जो देश की कार्यपालिका है उसका जो प्रमुख होता है वो राष्ट्र, यानी राष्ट्र की जो कार्यपालिका है उसका प्रमुख राष्ट्रपति होता है, लेकिन जो राज्य की कार्यपालिका है उसका जो संवैधानिक प्रमुख होता है वह राज्य का राज्यपाल होता है। अब आगे थोड़ा सा है कि अनुच्छेद 155 के तहत राष्ट्रपति द्वारा, देखिए जो राज्यपाल की नियुक्ति है वो अनुच्छेद 155 के तहत जो है, जो देश का राष्ट्रपति होता है वह राज्यपाल की क्या करता है? नियुक्ति करता है। तो यह भी बार बार पूछा गया है कि अनुच्छेद 155 का संबंध किससे है? राज्यपाल की नियुक्ति से है। अब देखिए जैसे जिस तरीके से आपके देश का राष्ट्रपति होता है वो अध्यादेश जारी करने की शक्ति रखता है अनुच्छेद 123 के तहत, 1, 2, 3 के तहत, तो उसी तरीके से जो राज्यपाल होता है वह राज्य के अंदर जो है अध्यादेश जारी करने की शक्ति रखता है। कब? जब विधानसभा भंग चल रही हो तब। तो ऐसे हालात में उसको जो अधिकार दिया गया है वो अनुच्छेद 213 के तहत। अब थोड़ी आगे बात करते हैं, किसी व्यक्ति के दंड को क्षमा करने, उसका प्रतिलंब करने, विराम करने या उसका लघुकरण करने की शक्ति। जैसे मान लीजिए राज्य के अंदर किसी भी व्यक्ति को जो है, मान लीजिए कि उसको सजा मिल गई है, दंड मिल गई है, तो उसकी सजा मान लीजिए 10 वर्ष का हो गया या उसको या मृत्यु दंड की सजा मिल गई, तो मृत्यु दंड को माफ करने का अधिकारी आपके देश का राष्ट्रपति है। मृत्यु दंड को राज्यपाल नहीं माफ कर सकता, लेकिन किसी व्यक्ति को आजीवन कारावास हो गया है और यदि वो राज्यपाल के पास गुहार लगाता है तो उसे जो है क्षमादान की शक्ति प्राप्त है जो है वो अनुच्छेद 161 के तहत। तो 161 के तहत वो आजीवन कारावास की सजा को हो सकता है लघुकरण करके, छोटा करके 10 वर्ष कर दे, 5 वर्ष कर दे, ऐसा करने का अधिकार जो है राज्यपाल के पास होता है, लेकिन मृत्यु दंड की सजा को माफ नहीं कर सकता। अब देखिए अनुच्छेद 76 के तहत देखिए महान्यायवादी, तो देखिए भारत में एक महान्यायवादी का प्रावधान होता है जो भारत सरकार के जो विधि का बहुत बड़ा वेत्ता होता है। तो महान्यायवादी की नियुक्ति का जो प्रावधान है यह भी पूछा गया क्वेश्चन है। तो ये अनुच्छेद 76 के तहत जो है भारत के अंदर जो है महान्यायवादी को रखने का प्रावधान किया गया है। अब अनुच्छेद 165 के तहत जो है राज्य के अंदर जो है महाधिवक्ता की नियुक्ति, यानी महाधिवक्ता नामक प्राधिकारी को रखने का। देखिए जो राज्य के अंदर जो विधि का जो सबसे बड़ा, जो राज्य सरकार की तरफ से जो विधि का जो सबसे बड़ा जानकार होता है, वेत्ता होता है, विधि का वेत्ता, वही महाधिवक्ता होता है। तो वो अनुच्छेद 165 के तहत उसे रखे जाने का प्रावधान है। ठीक है, महाधिवक्ता राज्य का सर्वोच्च विधिक अधिकारी होता है। जैसे एग्जाम में आ गया कि राज्य का सर्वोच्च विधिक अधिकारी कौन होता है, तो जो राज्य का सर्वोच्च विधि अधिकारी होता है वो महाधिवक्ता होता है। ये आपको अच्छे से पता होना चाहिए। अब देखिए थोड़ी बात स्थानीय स्वशासन की करते हैं हम लोग। तो देखिए स्थानीय स्वशासन, देखिए स्थानीय स्वशासन का जो विकास आया वो यही था कि देखिए एक व्यक्ति जो है या कोई देश का राष्ट्रपति हो, उपराष्ट्रपति हो, वो कोई एक व्यक्ति जो है पूरे संपूर्ण देश का विकास नहीं कर सकता। इसलिए जो है सत्ता को, पावर को बांटा गया, सत्ता का विकेंद्रीकरण किया गया और उसी की देन है कि अस्थानीय स्वशासन, यानी स्थानीय लोगों को शासन की बागडोर थमा करके, उनको शक्ति प्रदान करके और जो है पूरे भारतवर्ष के सभी भूभाग का, सभी क्षेत्रों का सर्वांगीण विकास करना। तो इसी उद्देश्य से स्थानीय स्वशासन का विकास हुआ।
और इसके जो जनक हैं वो लॉर्ड रिपन है। यानी सन 1882 ईस्वी के अंतर्गत जो है लॉर्ड रिपन ने जो है स्थानीय स्वशासन का विकास किया था, इसीलिए उसे स्थानीय स्वशासन का जनक कहा जाता है। अब देखिए भारत के अंदर जो है त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था की सिफारिश की गई। तो त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था से आशय है जिला लेवल पे, ब्लॉक लेवल पे और गांव लेवल पे, यानी ग्रामीण स्तर पे। ये त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था की अनुशंसा कौन करता है, किस समिति की अनुशंसा पर यह त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था को भारत में लागू किया गया, तो वो समिति का नाम पूछता है बलवंत राय मेहता। अब बात होती है थोड़ी पंचायती राज व्यवस्था का, किसे वास्तुकार या शिल्पकार की संज्ञा दी जाती है। यानी भारत के अंदर पंचायती राज व्यवस्था का कौन शिल्पकार है या कौन वास्तुकार किसे कहा जाता है, तो यही बलवंत राय मेहता है, जिनकी अनुशंसा पे जो है भारत के अंतर्गत त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था को जो है भारत के अंदर 73वां संविधान संशोधन सन 1992 में होता है। और वहां पे जाकर के जो है पंचायती राज व्यवस्था को एक संवैधानिक दर्जा प्रदान किया जाता है। यानी 73वां संविधान संशोधन सन 1992 के द्वारा पंचायती राज व्यवस्था को एक संवैधानिक दर्जा दिया गया। यानी उसे संविधान के भाग 9 में अनुच्छेद 243 ए से लेकर 243 ओ के बीच 16 नए अनुच्छेदों को जोड़ दिया गया। तो इस तरीके से जो है पंचायती राज व्यवस्था को जो है एक कानूनी अधिकार 1992 में प्रदान किया जाता है। अब बात होती है, क्वेश्चन पूछा गया है कि ग्राम पंचायत अध्यक्ष की, यानी जो ग्राम पंचायत अध्यक्ष होता है जिसे ग्राम प्रधान या सरपंच के नाम से जाना जाता है, उसकी मिनिमम आयु कितनी होनी चाहिए, तो उसकी जो मिनिमम आयु है वो आपकी 21 वर्ष है। जैसा कि आप जानते हैं कि जो ग्राम प्रधान होता है वो 29 विषयों के ऊपर जो है काम करता है। ठीक है, संवैधानिक प्रावधान के तहत, इसी संवैधानिक प्रावधान के तहत 73वां संविधान 74वां संविधान संशोधन सन 1992 में 92-93 में होता है। और आपको पता है कि वहां से नगर यानी पंचायतों का गठन किया जाता है। देखिए संवैधानिक प्रावधान के तहत अब जरा ध्यान देना है, किस संवैधानिक प्रावधान के तहत जो है पंचायत चुनाव कराने का निर्णय कौन, देखिए जो पंचायत का जो चुनाव होता है इसको कराने का निर्णय कौन लेता है, तो इसको कराने का जो निर्णय करता है वो राज्य सरकार करती है। तो पंचायत चुनाव को कराने का निर्णय कौन करता है, राज्य सरकार करती है। किस अनुच्छेद के तहत, अनुच्छेद 243 के, अनुच्छेद 243 के में ये बात जो है लिखी गई है, ये प्रावधान किया गया है कि राज्य सरकारों की जिम्मेदारी बनती है कि वो जो है पंचायत चुनाव कराने का निर्णय ले। ये संवैधानिक प्रावधान 243 के में किया गया। अब देखिए राज्य निर्वाचन आयोग की नियुक्ति कौन करता है, तो जो राज्य निर्वाचन आयोग होता है ना उसकी नियुक्ति करने का काम आपके देश के राज्यपाल करेगा। राज्य का राज्यपाल, राज्य निर्वाचन आयोग की नियुक्ति राज्यपाल करेगा। देखिए 2 अक्टूबर 1959 को, देखिए बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है कि भारत में पंचायती राज व्यवस्था की शुरुआत सर्वप्रथम कब की गई, तो देखिए जो भारत में पंचायती राज व्यवस्था की शुरुआत की गई वो 2 अक्टूबर 1959 को जो है राजस्थान के नागौर जिला से शुरुआत की गई। बार बार पूछता है किस जिले से शुरुआत की गई, नागौर जिला से। कहां से की गई, राजस्थान राज्य से की गई। कब की गई, 2 अक्टूबर 1959 को। किसके द्वारा की गई थी, पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा जो है इसकी शुरुआत की जाती है। ये बहुत बार पूछा गया है। 11वीं एवं 12वीं अनुसूची का संबंध किससे है, तो 11वीं अनुसूची का संबंध जो है आपके जो है पंचायती राज व्यवस्था से है और 12वीं अनुसूची का संबंध जो है नगर पंचायत से है। तो दोस्तों इस वीडियो में जो भी क्वेश्चन थे ये सभी के सभी महत्वपूर्ण थे, बार बार आपसे प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे गए थे। तो दोस्तों यदि ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इसे ज्यादा से ज्यादा आप जो है लाइक करें, शेयर करें। यदि आप हमारे चैनल पे नए हैं, अभी तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर पाए हैं, तो कृपया करके आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। दोस्तों आपने अपना कीमती समय दिया, इसके लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।